स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है लेबर लॉज। तो सबसे पहले लेबर लॉज होते क्या हैं? तो लेबर लॉज क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस होती हैं और वो कुछ लॉज होते हैं जो कि सरकार या हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो बनाती है, जिससे कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिल सके जितने भी वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं अक्रॉस इंडिया। हम इंडिया की बात करेंगे, लेबर लॉज इन इंडिया। तो जनरली जो लॉज होते हैं ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं इनको, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनके लिए किस लिए ये लॉज एनेक्ट किए जाते हैं। इन लॉज को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी वेज रिलेटेड, उनकी आय रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, इंसेंटिव्स जो उनके होते हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज वर्कर्स को देनी चाहिए और क्या क्या वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो कि लेबर्स को इंडस्ट्रीज में मिलनी चाहिए, तो ये सब गवर्न करते हैं ये लेबर लॉज। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये कि हर किसी को, और वैसे भी आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आपको लेबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी नौकरी लगने वाली है। और जब आप नए नए किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर कौन से आपके लिए कौन से लॉज हैं इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपकी क्या सैलरी रहेगी, मिनिमम वेजेस आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या आपका सीटीसी रहेगा, कितना सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी और कितना आपको इन हैंड मिलेगा, तो ये सब चीजें हम आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इन लेबर लॉज की। तो ये जो लेबर लॉज जो होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करते हैं। दैट मतलब कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, जो बॉस है और जो हमारा जो एम्प्लॉय है, दो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं, दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज होने चाहिए, बिल्कुल कम होने चाहिए, कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए वर्क प्लेस पे। और फिर उसके बाद होता है कि वर्कर्स को, जो भी वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस मिल रही हैं कि नहीं, उनकी जितनी भी मिनिमम आय है वो उनको मिलती है कि नहीं, ये गवर्न करते हैं जो हमारे लेबर लॉज होते हैं। फिर एक रीजन ये भी है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा घंटे काम तो नहीं कराया जा रहा है, और जितने घंटे उसको काम कराया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको पेमेंट उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी लेबर लॉज गवर्न करते हैं। फिर इसके बाद होता है कि जो लेबर जो है वो उसके कुछ मिनिमम आवर्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर इससे ज्यादा वो काम करता है तो उसको अनरेस्ट होगा, उसकी तबीयत खराब हो सकती है और उसको हेक्टिक हो सकता है। तो ये सब भी लेबर लॉज में कवर होता है कि जो लेबर का जो अनरेस्ट पीरियड है उसको कम से कम रखना है और जो लेबर है वो हेल्दी और स्वस्थ रह के खुशी खुशी अपनी वर्क प्लेस पे काम करना चाहिए। इसके बाद जो स्ट्राइक्स होती हैं, हड़ताल जो होती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं आपस में, वर्कर्स के बीच में भी हो जाते हैं या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उनको भी कम करते हैं। और फिर उसके बाद एक टॉपिक और आता है कि जॉब सिक्योरिटी रिलेटेड भी जो भी इश्यूज होते हैं, किसी को अगर नौकरी से निकाला जाता है तो वो क्या शर्तों पे निकालेंगे, वो सब चीजें भी इसमें कवर होती हैं कि किसी को जॉब सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद वेलकम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं लेबर लॉज। इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम में एंटर करता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या उसके लिए क्या क्या उसको सुविधाएं मिलेंगी, वो सब भी इनमें कवर होगा। और इसके बाद जो रेस्ट पॉजेज होते हैं, मतलब बीच में जो, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसके बीच में कितने मिनट का कितनी बार लंच ब्रेक और रेस्ट पॉजेज, टी ब्रेक, बायो ब्रेक, कौन से ब्रेक्स मिलेंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ये सब भी इसमें कवर होता है। फिर इसके बाद इसमें जो मेन चीज है, जो कॉम्पनसेशन होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी वर्कर का या फिर उसके, तो उसके रिलेटिव को क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, तो ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में। तो भारत में प्रमुख श्रम कानूनों की एक सूची है, एक संक्षिप्त परिचय आइए देखते हैं। भारतीय श्रम कानून कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच स्पष्ट व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने पर जोर देता है। तो जो श्रम कानून है
वो किस बात पे जोर देता है? कर्मचारी और जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो व्यापारिक जो उनके संबंध है उनको अच्छा होना चाहिए, वो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। इन सभी श्रम कानूनों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। तो ये जो जो भी श्रम कानून अभी हम पढ़ेंगे उनका जो मेन जो प्रिंसिपल है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना है, और जिसकी वजह से उनको उचित मजदूरी मिल सके, उनके काम करने के जो घंटे हैं वो तय किए जा सके, उनकी जॉब सिक्योरिटी और बोनस जैसे अन्य लाभ मिले। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब हम जो श्रम कानून है उसकी वजह से ही एक श्रमिक को इसका फायदा मिलेगा। तो भारत में श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, इसीलिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की ताकत केंद्र सरकार के पास है। तो जो भी श्रम कानून के जो भी कानून बनते हैं वो सब केंद्र सरकार के पास ही इसकी पावर है। कोविड-19 के प्रकोप में कई राज्यों ने नियोक्ताओं या निवेशकों के पक्ष में श्रम कानूनों में ढील दी है, ताकि उनके राज्यों में विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। इस छूट से भारत में श्रम कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। तो जैसे यदि नियोक्ता या जो एम्प्लॉयर है, अगर वो चाहे तो कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट्स देने से मना कर सकता है, काम के घंटों को भी बढ़ा सकता है और कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश लगातार ज्यादातर श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो भारत में जो प्रमुख श्रम कानून है उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। श्रमिक मुआवजा एक्ट 1923, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, कारखाना एक्ट 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस भुगतान एक्ट 1965, एमआरटीओ और पल्प एक्ट 1971, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, श्रम कानून अनुपालन नियम, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सामूहिक सौदेबाजी, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2009 और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण एक्ट, ये लेटेस्ट 2013। तो सबसे पहले आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत माध्यम है। इन यूनियनों की मदद से ही श्रमिकों द्वारा कंपनी में हायर्ड मैनेजमेंट को कर्मचारियों की उचित मांगों को मनवाया जाता है। तो ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये कर्मचारियों के अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट होता है, और इसी वजह से ही जो भी यूनियन है इस यूनियन की मदद से ही श्रमिकों द्वारा कंपनी के हायर मैनेजमेंट को जो कर्मचारियों की उचित मांगे हैं वो पूरी होती हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) सभी को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को 2001 में संशोधित किया गया था। फिर है मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो यह कानून सुनिश्चित करता है कि श्रमिक को समय पर और किसी भी अनाधिकृत कटौती के बिना मजदूरी वेतन मिलना चाहिए। तो ये कानून क्या सुनिश्चित करता है कि जो भी वर्कर है उसको टाइम पर और कोई भी उसके बिना, उसको जो जिस कटौती के बारे में उसको नहीं पता है वैसी कटौती उसकी सैलरी से आप नहीं कर सकते हैं, उसके बिना उसको मजदूरी या फिर वेतन मिलना ही चाहिए। वेज एक्ट 1936 की धारा 6 में ये कहा गया है कि मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा में ही दिया जाना चाहिए। मजदूर को जो भी उसकी जो वेजेस मिलेंगे, डेली वेजेस उसकी या फिर मंथली वेजेस, जैसे हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा, तो वो सिर्फ मुद्रा ही मिलेगी, उसे पैसे ही दिए जाने चाहिए, ना कि मुद्रा जैसी किसी अन्य चीज, जैसे कि गाय बकरी, ऐसा कोई मुद्रा तुल्य चीज उसको नहीं दे सकते, आपको उसको धनराशि ही देनी होगी।
फिर है औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो इस अधिनियम में स्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बारे में प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि किसी कर्मचारी को कैसे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इस एक्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी अगर एम्प्लॉय को बर्खास्त करना है, उसको नौकरी से निकालना जाना है, तो उसके लिए क्या-क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या-क्या उसके नियम हैं। तो इस कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, जिसको 1 साल ऑलरेडी हो गया है काम करते हुए, उसे केवल तभी नौकरी से आप निकाल सकते हैं जब उपयुक्त सरकारी कार्यालय या फिर संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति मांगी गई हो और अनुमति दी गई है। तो हमें हायर अथॉरिटी से, जिससे उससे रिक्रूट किया है, उससे हमें अनुमति मांगनी होगी। तो बर्खास्तगी से पहले एक कर्मचारी को वैध कारण दिए जाने चाहिए। स्थायी नौकरी वाले कर्मचारी को केवल सिद्ध कदाचार या कार्यालय से आदातन अनुपस्थिति या नौकरी से बाहर तभी निकाला जा सकता है। तो उसको हमें प्रॉपर कारण देना चाहिए कि क्या आपका रीजन है, आपने क्या गलत काम किया है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो यह कानून विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र सरकारों को काम और स्थान के अनुसार मजदूरी तय करने की शक्ति प्राप्त है। तो जो राज्य और केंद्र सरकार है, वो किस प्रकार का काम है और कौन सी जगह पर वो काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिनिमम वेजेस तय कर सकती हैं। ये इनके पास पावर है। तो ये जो कानून है वो अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों के श्रमिकों को जो मिनिमम वेजेस हैं, न्यूनतम वेतन जो है उनके होने चाहिए, उसको सुनिश्चित कराता है। तो यह वेतन 143 रुपए से लेकर के 1120 रुपए प्रतिदिन के बीच में हो सकता है। भारत के राज्यों में यह न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग हो सकती है। जो अलग-अलग राज्य हैं उनके अकॉर्डिंग अलग-अलग मजदूरी डेली वेजेस हो सकती हैं। मनरेगा योजना के तहत अकुशल कार्यों के लिए प्रतिदिन औसत मजदूरी में 11% की वृद्धि हुई और अब ये 182 रुपीज से लेकर के 2020 और 21 के लिए 202 रुपए हो गई है। तो एक मनरेगा जो मजदूर को दादरा और नागर हवेली में 258 रुपीज मिलते हैं और महाराष्ट्र में 238 रुपीज और पश्चिम बंगाल में 204 रुपीज प्रतिदिन दिए जाते हैं। अब आता है मातृत्व लाभ एक्ट 1961 या फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। तो यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि जो महिलाएं जो कर्मचारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में रिक्रूटमेंट होता है, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सबके सब आजकल जो महिला हमारा जो पूरी महिला कर्मचारी हैं उनमें वृद्धि पाई गई है। तो उनके लिए तक, क्योंकि उनके जो कठिन दिन है, उनके जो गर्भावस्था का टाइम होता है, उस टाइम पे इन महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करना ये बहुत ही जरूरी है। यानी काम में से अनुपस्थित होने के बावजूद भी पूरी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। तो इस अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश के अधिकतम 12 सप्ताह या फिर 84 दिन की हकदार है। यह कानून उन सभी संगठन और गैर संगठित सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मिनिमम 10 लोग तो हैं ही, वहां पर ये नियम जरूर लागू होगा। इसलिए यह कानून गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिला श्रमिकों की नौकरी की रक्षा करता है। इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया था। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 या फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। तो यह एक्ट कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है। यह एक्ट 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, कौन कौन से कार्य हैं जो कि जिसे हम यौन उत्पीड़न के अंतर्गत गिना जाएगा। सबसे पहले पोर्नोग्राफी दिखाना, यौन संबंध बनाने की मांग या फिर अनुरोध करना, यौन संबंधी टिप्पणी करना, अनचाहा शारीरिक संपर्क करना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक
क्रिया या फिर गैर मौखिक व्यवहार या फिर अभद्र टिप्पणी करना। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी भी महिला कर्मचारी को लगता है कि इनमें से कुछ या फिर इसके अलावा जो भी उस महिला को खुद के साथ होना पसंद नहीं है, जो भी उस महिला के लिए अनवेलकम है, उसके लिए अच्छा नहीं है, ये पॉइंट मेरे लिए अलग हो सकता है, मेरी सखी के साथ अलग हो सकता है और थर्ड लेडी के लिए अलग हो सकता है। तो जिस लेडी को जो काम अपने साथ होना पसंद नहीं है, वो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। तो यह कानून सभी सार्वजनिक या निजी और संगठित या असंगठित क्षेत्र के ऑफिसेज में लागू किया जाना चाहिए जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो सरकारी है या प्राइवेट है, स्मॉल स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, अगर मिनिमम 10 लोग उसमें काम करते हैं तो ये लॉ ये एक्ट उसमें फॉलो होगा। तो यह कानून सभी महिलाओं, सभी उम्र की महिला कर्मचारियों और उनकी रोजगार की स्थिति के इससे इतर की सुरक्षा करता है। अधिकांश भारतीय नियोक्ताओं ने इस कानून को लागू नहीं किया है, जिनमें कुछ भारतीय और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। फिर आता है हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है? यह अधिनियम भारत के सभी भागों पर लागू होता है। भारत के सभी भागों पर ये जो हमारा लॉ है ये लागू होता है। फैक्ट्री से तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है जिसमें 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं या पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन कार्य किया हो तथा उत्पादन प्रक्रम में कहीं भी शक्ति का प्रयोग किया है या जिनमें 20 श्रमिक या अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले महीने में किसी भी दिन कार्य किया हो तो उनमें शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसके अंतर्गत वह खाने नहीं आती जो खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है तथा रेलवे रनिंग शेड भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इस अधिनियम के अनुसार फैक्ट्री में कार्य करने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी भी कार्य पर नियुक्त है, श्रमिक कहलाता है। तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है काफी डिटेल्ड एक्ट है और इसको आप एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, जिसमें जिसमें एग्जैक्टली क्लियरली पूरा मेंशन है फैक्ट्री, द टर्म फैक्ट्री, फैक्ट्री किसे कहते हैं, श्रमिक किसे कहते हैं, बाल मजदूरी किसे कहते हैं, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, पूरा पूरा डिटेल में आपको इसमें सब कुछ मिलेगा रिलेटेड टू फैक्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको क्या क्या किस किस टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये सब फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा हुआ है। तो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार राज्य सरकारों को दिया गया है। तो ये था कुछ हमारे मोटा मोटे लेबर लॉज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। थैंक यू।